दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आज पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जरा तस्वीर दिखाता हूं आपको श्रद्धांजलि देते हुए। तस्वीरों को ले आइए सामने। ये यहाँ राहुल गांधी हैं। तमाम कांग्रेस के नेताओं को आप देखेंगे इन तस्वीरों में। आगे भी हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस तस्वीर को साझा करते हुए क्या कुछ लिखा है, जरा उसको देखते हैं। राहुल गांधी यहां लिख रहे हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। अपने दूरदर्शी नेतृत्व से उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त किया। देश के वंचितों और गरीबों के लिए उनके ऐतिहासिक प्रयासों और साहसिक निर्णयों ने भारत को विश्व मंच पर एक नई पहचान दिलाई। उनकी विनम्रता, कर्मठता और ईमानदारी हम सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगी। वहीं कांग्रेस ने भी याद किया कि मनरेगा, भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आधार कार्ड, जनधन योजना, भू अधिग्रहण कानून, न्यूक्लियर समझौता, वन अधिकार, इन तमाम ऐसे जैसे ये जितने भी कानून, जितने भी समझौते या इस ढंग के जो अधिकार दिए गए, ये कई अहम फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लिए गए, जिनसे देश के करोड़ों गरीबों को राहत मिली। साथ ही देश आर्थिक तौर पर भी मजबूत हुआ। लेकिन इन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस तरह अन्ना आंदोलन में भ्रष्ट बताते हुए या बताने की मुहिम चली गई, उस समय चाल चली गई। इस पर अब अन्ना आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले, सक्रिय रहने वाले देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अब अफसोस जाहिर किया है। और अफसोस जाहिर करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा है, जरा ये रख रहा हूं आपके सामने। इंग्लिश में आप देख रहे हैं, ही वॉज हम्बल, डिसेंट, वेल एजुकेटेड एंड वेल मीनिंग मैन। यहां पर कह रहे हैं यानी वो एक विनम्र, सभ्य, सुशिक्षित और नेक इरादों वाले व्यक्ति थे। उनकी विनम्रता और शालीनता को कमजोरी समझा गया। मुझे उस आंदोलन में भाग लेने का अफसोस है जिसने उन्हें बदनाम किया और एक भ्रष्ट शासन को सत्ता में आने में मदद की। यह बात यहां लिख रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, आई रिग्रेट हैविंग पार्टिसिपेटेड इन अ मूवमेंट दैट। यहां पर साफ साफ आप देख रहे हैं। तो यहां प्रशांत भूषण यह बात कह रहे हैं। प्रशांत भूषण का इशारा मोदी सरकार की तरफ है, जिस पर अब भ्रष्टाचार के आरोप बढ़ रहे हैं। आज ही पवन खेड़ा ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए जरा पवन खेड़ा को सुनते हैं यहां इसी मसले पे, भ्रष्टाचार के मामले पे क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, सुनिए। मैं जिस जंगल बुक की बात कर रहा हूं वो वाली जंगल बुक नहीं है जो बचपन में हमने पढ़ी। इसके पात्र हैं। जंगल का राजा वैसे शेर होता है, इस जंगल का राजा हिरन है। आप लोग बहुत उत्सुक हैं हिरेन जोशी के बारे में मैं कुछ बोलूंगा, वक्त आने दीजिए, चल रही है पूरा काम चल रहा है। लेकिन हिरन के आसपास इस जंगल में और भी लोग हैं। आज जिस पात्र की हम बात कर रहे हैं, स्कैम यूपी 112, स्कैम अप 112 आप जानते हैं, एक डायल सर्विस यूपी में है। आप 112 डायल कीजिए, सर्विस आपको मिलती है। ये जो 112 है, ये 112 करोड़ का घपला एक ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के बहुत नजदीक, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रिय, देश के प्रधानमंत्री का प्रिय, और देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय में जिस हिरण की मैं बात कर रहा हूं उनका तो बहुत ही ज्यादा प्रिय नाम है नवनीत सहगल। अब ये नवनीत सहगल जी जो हैं, कैसे उत्तर प्रदेश के भीतर भ्रष्टाचार के किंग पिन बनकर काम कर रहे थे, इसका खुलासा हाल ही में एक पोर्टल ने किया। उस पोर्टल ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट को कोट किया। उस रिपोर्ट के आधार पर अपनी स्टोरी लिखी, और वो जब हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, तो एक सवाल हम सबके दिमाग में आया कि भाई जिस व्यक्ति के बारे में इतना खुलासा है, सार्वजनिक पटल पर इतना खुलासा हो चुका हो, तो प्रधानमंत्री कार्यालय को तो जाहिर सी बात है उसके विषय में इससे कहीं ज्यादा पता होगा। फिर भी ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश
से यहाँ ले आए दिल्ली और प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया। फिर जब हमारा आपका कुछ संवाद हुआ हिरेन जोशी के संबंध में, तो आनन फानन में इनका इस्तीफा ले लिया गया। भाई इतने इस सार्वजनिक पद पर आप किसी को बैठाते हो तो जनता को जवाब तो दीजिए कि क्यों बैठाया और फिर क्यों हटाया। और अब चर्चा है कि ये साहब जो हैं अब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें नहीं मालूम सच क्या है, क्योंकि पारदर्शिता इस कार्यालय में नहीं है और इस कार्यालय के विषय में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय देश का सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय होता है। हमने कुछ सवाल पिछले कई दिनों से लगातार पूछे, जवाब जहां से आने चाहिए वहां से तो नहीं आए, लेकिन और कहीं से जवाब भी आ रहे हैं। हमें धमकियां दी गई, लीगल नोटिस दिए गए, ट्रोल किया गया, झूठ सच सब कुछ किया गया, लेकिन ये लोग अभी हमें जानते नहीं। तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर यहां अपनी बात रखते हुए, आरोप लगाते हुए, भ्रष्टाचार के उससे तार जोड़ते हुए यहां दिखाई पड़ रहे हैं पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मीडिया विंग के हेड। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप आज लगाया है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि इनकम टैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश की कई योजनाओं में 112 करोड़ का नकदी घोटाला हुआ और इन सब में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के पूर्व अधिकारी और बाद में प्रसार भारती के चेयरमैन बनाए गए नवनीत सहगल का नाम लिया और योगी और मोदी सरकार से जवाब मांगा है। पवन खेड़ा ने साफ कहा है कि देश पर खतरा आएगा तो हम आवाज उठाएंगे ही, चाहे कितना भी दबाने की कोशिश क्यों न की जाए। ऐसी ही चेतावनी उदय भानु चिब ने की है। उदय भानु चिब आप जानते हैं, वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अरावली में माइनिंग के खेल में अदानी को लाभ पहुंचाने, फायदा पहुंचाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है और उदय भानु चिब इस पर अपनी बात रख रहे हैं। जरा उनको भी सुनिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, अगर इस ऑर्डर को आपने पढ़ा होगा तो इसमें एक चीज उन्होंने बोली कि नई माइनिंग तब शुरू होगी एक प्रपोजल सरकार लाए। ठीक है, बिना प्रपोजल के भी 50 नए ऑर्डर आ गए, वो भी ठीक है। उसके बाद उस ऑर्डर में एक चीज और थी कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, जो इस रेंज में, अरावली रेंज में रेयर अर्थ मिनरल्स जो मिलेंगे, उसकी माइनिंग हो सकती है। अब उसकी माइनिंग होगी तो उसकी माइनिंग कौन करेगा? कहीं ये गिफ्ट फिर से परम मित्र के पास तो नहीं जाने वाला? हो सकता है हम सवाल पूछेंगे, क्यों नहीं पूछे? अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, वो आइलैंड में, वहां पे उनको ये लैंड अगर दे दी मोदी जी ने, जो बिल्कुल ही रिजर्व था, वहां जाने के लिए परमिट लगता है, परमिशन के बिना जा नहीं सकते, और वहां हजारों एकड़ की लैंड दे दी। वहां खुद सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि 50 लाख से ज्यादा पेड़ कटने वाले हैं, वो लैंड निकोबार आइलैंड में दे दी। छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां माइनिंग के लिए पेड़ कट रहे हैं, वहां अपने दोस्त परम मित्र को दे दी। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां कोल माइनिंग हो रहा है, लगातार पेड़ कट रहे हैं, वहां कोई जा भी नहीं सकता। तो वो परम मित्र के लिए ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इसकी माइनिंग करने के लिए भी जो मोदी जी के परम मित्र हैं, जो उनकी फ्रेंडशिप है अडानी जी से, ये कहीं गिफ्ट उनके लिए तो तैयारी नहीं हो रही। ओवरऑल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते, हमारे देश के वन, पेड़, पहाड़ और खासकर भविष्य, किसका भविष्य? बच्चों का भविष्य, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका भविष्य, उसके भविष्य के लिए हम तो ये आवाज उठाएंगे और न्याय की आवाज उठाएंगे और लड़ेंगे जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं। तो बता दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज यूथ कांग्रेस ने यह घोषणा की है कि हम अरावली सत्याग्रह यात्रा निकालेंगे, यानी यूथ कांग्रेस अरावली सत्याग्रह यात्रा निकालने जा रही है, जो 7 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगी। इनके पीछे 7 जनवरी आप देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है, 4 राज्य, 7 जनवरी। तो 7 जनवरी से 20 जनवरी तक यह यात्रा चलेगी, अरावली बचाओ, अरावली सत्याग्रह। यह यात्रा गुजरात से शुरू होगी और राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली आएगी, यानी 4 राज्यों में। तो लोकतंत्र और संविधान से लेकर महिलाओं और जल, जंगल, पहाड़ तक सब पर मोदी सरकार में खतरा इतना बढ़ चुका है कि अब कांग्रेस पार्टी इनकी रक्षा
रक्षा के लिए सड़क पर उतर आई है। वहीं आज कुलदीप सेंगर को फांसी देने की मांग करते हुए महिलाएं दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंची। उन्नाव रेप कांड के जो दोषी हैं सेंगर को जमानत मिलने के मामले में अब लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। योगिता भयाना ने इस मसले पे क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। योगिता भयाना, आपको बता दूं कि ऐसे ही जो रेप कांड से जूझ रही महिलाएं हैं, अपने हक के लिए आवाज उठाती हैं, उनका साथ देती हुई योगिता भयाना आपको नजर आती हैं। तो जब तक न्याय नहीं मिलता हम चुप नहीं बैठेंगे। आपको बता दूं कि केवल उन्नाव ही नहीं बल्कि अब उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के ऐसे ही मामलों में बीजेपी नेताओं पर आरोप लगे हैं। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मामले में मोदी के साथ नजर आने वाले एक बीजेपी नेता का नाम आया है, तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीजेपी की महिला नेता के बेटे पर रेप के आरोप लगे हैं, जिसमें पीड़िता ने जान देने की कोशिश की है। अब ऐसी खबरों को मीडिया में आने से रोका जाए या दबाया जाए, लेकिन बीजेपी बहुत लंबे वक्त तक ऐसा नहीं कर पाएगी और यह अब लोगों का गुस्सा दिखा भी रहा है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं जो कुछ हुआ, कुलदीप सेंगर ने जो कुछ किया, उसके बाद आपने देखा कि कैसे जेल की सलाखों तक इन महिलाओं के कारण वो पहुंचा। रसूखदार पूर्व एमएलए, लेकिन उसके बाद आज कहां है। और यूपीए सरकार के वक्त निर्भया कांड हुआ था, आपको याद होगा, मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसमें कांग्रेस ने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि दोषियों को पकड़ा गया और पीड़िता के परिवार के साथ कांग्रेस खड़ी रही। और इतना ही नहीं, पीड़िता के परिवार और पीड़िता का खुद अपना भाई, उसकी पढ़ाई राहुल गांधी ने करवाई। यह भी आपने सुना होगा निर्भया कांड में। निर्भया के भाई की बात कर रहा हूं, जो पायलट बन चुका है, और उसकी पढ़ाई राहुल गांधी ने करवाई। फिर भी लोगों का गुस्सा उसे झेलना पड़ा, कांग्रेस पार्टी को उस वक्त झेलना पड़ा। अब फिर से जनता सरकार के खिलाफ दिख रही है। क्या इस बार भी यह झेलना पड़ेगा? और इन सबके बीच जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं उस आंदोलन का हिस्सा रहा, अन्ना के आंदोलन का, जिसने देश पे एक ऐसी सरकार को थोपने में मदद की, उस आंदोलन ने, जो भ्रष्टाचारी सरकार है। काफी दम वाली बात उन्होंने कही है। देर आयत दुरुस्त आयत, कम से कम आज समझ में तो यह बात आई। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी सरकार लोगों का भरोसा खो चुकी है। भाजपा से आर पार के मूड में कैसे कांग्रेस है, यह भी समझेंगे, और यह भी समझेंगे कि चौतरफा कैसे घिर रही है मोदी सरकार। इन तमाम मसलों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, 5 हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ मुकेश कुमार सिंह जी हैं, संजय कुमार सिंह जी हैं और शकील अख्तर जी। आप तमाम साथियों का स्वागत इस्तकबाल है। आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। सीधे आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास सबसे पहले, और जरा समझना चाहता हूं कि रणनीति है जो ठीक है। राजीव गांधी ने बहुत सारी क्रांतियों में से एक ये भी है, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया, कांग्रेस पार्टी ने इसको और आगे बढ़ाया, और कांग्रेस पार्टी 2009 में जब इसी ईवीएम से जीत के आती है, तो इसी दिल्ली में पैदल मार्च करते हुए भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिखाई दिए। ये भी हम लोगों ने देखा है, किताबें लिखकर बैठ गए, जीबीएल, वो भी हमने देखा। तो बहुत कुछ है और इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसको आप कहीं या तो आप पन्ने फाड़ दीजिए, किताब को आप जला दीजिए, तथ्यों को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, जैसे इतिहास के पन्नों के साथ आप कर रहे हैं, ये कर दीजिए। तो इसमें भी इसके साथ साथ आपको बहुत सारे साक्ष्यों को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला जो है ये आज से 100 साल पुराना नहीं है, जिनको या 500 साल पुराना नहीं है कि आप उसको खत्म करने के लिए बहुत आसानी से पाठ्यक्रमों के जो पूरे के पूरे पाठ्यक्रम है उसको आप खत्म कर रहे हैं, उसी को बदल दे रहे हैं। ये मामला मात्र 10 साल 15 साल पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है। इसीलिए तो इस पे तो बात होगी, और भी बातें होंगी संजय जी, बहुत और भी बातें होंगी। सरकारी पैसे से ये प्रचार करवाया जा रहा है कि कांग्रेस ईवीएम का विरोध इसलिए कर रही है कि बूथ लूटती थी। बूथ कांग्रेस अगर सत्ता में थी तो उसको लूटने की जरूरत क्या थी? तो भाई सिंपल सी बात है संजय जी, आज राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि आप वोटों की चोरी कर रहे हैं। जवाब दे दो ना, जवाब दे दो कि नहीं ये राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, जवाब दे दो। कुछ नहीं, आप नहीं जवाब देना चाहते हैं, ज्ञानेश कुमार से जवाब दिलवा दीजिए ना। कहां है ज्ञानेश कुमार? पूछने गए थे हमारे साथी आपके बगल में बैठे हुए हैं, मुकेश जी पूछने गए थे, जवाब नहीं दिया। मुकेश जी को बैठा दिया दूसरी बार में। अच्छा बैठो, बैठा दिया, जवाब नहीं है। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी प्रशांत जी। सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं कि बैलेट बॉक्स के चुनाव में इमरजेंसी की बात, इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई थी 55,000 वोट से लाइब्रेरी का। तो कौन बूथ कैसे लूट रहे थे भाई? लेकिन कह रहे हैं लोग कह रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं तो लोग मान रहे हैं, सुन रहे हैं वगैरह। ये सरकारी पैसे से करवाया जा रहा है, ये सरकारी पैसे से करवाया जा रहा है, बीजेपी के प्रचार। चलिए ठीक है संजय जी, दो बातें पैरेलल चल रही हैं। एक बात यह है कि आज के दौर में ईवीएम में गड़बड़ी, एसआईआर को लेकर उस पर शक, आशंका, शंका। तीसरी बात वो वोट चोरी, उसके जितने आयाम हैं वोट चोरी के, ये सारे आरोप लगे हुए हैं। इन सब के बीच चुनाव दर चुनाव बीजेपी चुनाव जीत रही है। जिन चुनावों में लगता है बीजेपी जीत भी नहीं सकती, वहां भी जीत जाती है। तो इसका मतलब लगता है कि जो आरोप विपक्ष के नेता लगा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष, वो सही लगा रहे हैं। अब इसमें हम और आप जैसे लेमैन, हम आप जैसे बहुत ही सीधे इंसान, जिसको कुछ नहीं आता, क ख ग घ या ABCD, आज हम सियासत की नहीं जानते क्योंकि सियासत करते नहीं है, तो आप सिखा दो ना, बता दो ना कि हाँ आप गलत, हम वोटर तो हैं। इतना तो आता है कि ईवीएम में कौन से बटन जाके दबाना है, हम दबा के कुछ और आते हैं, वहां निकलता कुछ और है, तो फिर विश्वास कैसे होगा? और इसलिए यह काम चुनाव आयोग का है। और चुनाव आयोग पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में है। मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इस पे जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लाए। लेकिन अरावली की बात जब आती है तो फिर चाहे सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, फिर एक साथ नजर आते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए बहुत बड़े उसमें है। हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, काफी समय हो जाएगा। जल्दी से मैं अमलेंदु जी के पास आता हूं। 8:08 में देख रहा हूं घड़ी में, तो जल्दी 8:30 बजे प्रोग्राम खत्म करना है। अमलेंदु जी
देखिए, एक बहुआयामी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें सेंगर भी है, इसमें अंकिता भंडारी का मामला भी है, और इसमें भाजपा से कैसे आर पार के मूड में है कांग्रेस, वो भी है। सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार भी है, और ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, सब कुछ है। क्या कहेंगे राजीव जी? एक तो ये कि भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार में, खासतौर से पिछले 11 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का शिष्टाचार बन गया है। अब भाजपा भ्रष्टाचार को, जब नाम परिवर्तन की मुहिम चलती है ना, कि नाम बदल दिया हमने, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया, इसी तरीके से भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया। ये भाजपा की अपनी वोकैबुलरी जो है, जो शब्दकोश है, उसमें ये आ गया है। तो अब ये शिष्टाचार है भाजपा का, तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। ये उनके यहाँ मुझे लगता है कि साधारण जो है क्षमता जिसके अंदर होगी ये करने की, तो वहाँ वो पूजा जाएगा। ये शायद इस तरीके की चीज़ें बन गई हैं। और इस्तीफे का तो कोई सवाल ही नहीं है। पता नहीं नवनीत सहगल जी के ऊपर आरोप अब लग रहे हैं, इस्तीफा उन्होंने पहले क्यों दे दिया? अगर उन्होंने पहले इस्तीफा नहीं दिया होता राजीव जी, तो इस्तीफा अब किसी हाल में नहीं होता आरोप लगने के बाद। तो ये पता नहीं गलती क्यों कर गए सहगल साहब, पहले इस्तीफा दे गए, आरोप तो बाद में लगे हैं। तो इंतजार कर लेते आरोप लगने का, तो कम से कम वहां बचे रहते थे। लेकिन अब पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो जाएंगे और पीएमओ भी संभालेंगे। तो हो सकता है ऐसा भी हो, चूंकि योग्यता उन्होंने अपनी प्रदर्शित की है जिन मामलों में, तो उन मामलों की आवश्यकता पीएमओ में हो सकती है। हो सकता है ऐसा कुछ हो, हमें नहीं मालूम। पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं तो वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन राजीव जी, जिस तरीके से इस सरकार के क्रियाकलाप सब सामने आ रहे हैं, और चाहे वो भ्रष्टाचार का मसला हो, चाहे वो यौन अपराधियों को संरक्षण का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी कदम कदम पर बेनकाब होती हुई नजर आती है। ये साफ तौर पर राजीव जी नजर आता है। चाहे वो अंकिता भंडारी का मसला हो, चाहे ये कुलदीप सिंह सेंगर वाला मसला हो, और इधर राजीव जी जिस तरीके से और सब मामले आ रहे हैं, उनमें भी ये साफ समझा जा सकता है कि चीजें ठीक ठाक इस सरकार में नहीं चल रही हैं। तो बहरहाल चारों तरफ से गिरी हुई सरकार निश्चित तौर पर दिखाई पड़ती है, और कांग्रेस आर पार के मूड में है, ये भी साफ दिखाई पड़ता है। कल चूंकि कांग्रेस की जो CWC की बैठक है, उसमें आगे आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार होनी है। उसमें SIR को लेकर भी है, वोट चोरी को लेकर भी है, और तमाम मसले भी, उन पर सब चीज़ें होंगी। लेकिन राजीव जी, महत्वपूर्ण चर्चा जो मुझे लगती है कि वो प्रशांत भूषण जी का ट्वीट छोटा सा है, लेकिन वो छोटा सा ट्वीट बड़े आयाम बहस के खोलता है। मुझे लगता है कि उस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। प्रशांत भूषण ने तो माफ़ी मांग ली, लेकिन राजीव जी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में जो कंधा मिलाकर चल रहे थे, और अब वो ट्विटर हैंडल भी चलवाते हैं भारत जोड़ो अभियान का, वो तो राहुल गांधी से जो बैठक हुई उनकी जो सिविल सोसाइटीज़ की, वो तो राहुल गांधी से माफ़ी की मांग कर रहे थे। उन्होंने तो माफ़ी नहीं मांगी अभी तक। हालांकि बताया जाता है उनको बाउंसरों से पिटवाया गया था, बाहर फेंकवाया गया था। बहरहाल वो उनका मसला है, उन्होंने माफ़ी क्यों नहीं मांगी। लेकिन राजीव जी, इसके साथ साथ हमें उन अपराधी संपादकों को नहीं भूलना चाहिए जो कई आजकल कुछ हिंदी में सत्य बेच रहे हैं, कुछ अमेरिका घूम के आ रहे हैं, कुछ अडानी से टक्कर लेकर जो बता रहे हैं कि हम बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। ये सब राजीव जी बड़े अपराधी हैं मुझे लगता है, जिन्होंने अन्ना आंदोलन को आंदोलन बनाया, 250 लोगों के आंदोलन को। ये राजीव जी ज्यादा अपराधी हैं जो 24-24 घंटे उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे, और इनमें से किसी ने आज तक माफी नहीं मांगी है। और अब बने हुए अलंबरदार लोकतंत्र के सब नॉक न्यूज निकाल दिए गए, तो सब यूट्यूब चैनल लेकर के आ गए हैं। मुझे लगता है राजीव की तो बात छोड़ ही दीजिए, चुनाव लड़े, वो तो खैर चलिए ओपन हो गए कि वो चुनाव लड़े, लेकिन जो चुनाव नहीं लड़े, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक साहब आते हैं हम लोगों का न्यूज पॉइंट देखने के बाद राजीव जी, हाथ मलते हुए सरकार गिराते हैं। उनको मैं खुद जानता हूँ। एक कार्यक्रम में आए थे बाकायदा पैरवी करने के लिए कि अन्ना के समर्थन में पत्रकार जो है खुलकर आ जाएं, और उसमें मैं था, तो मैंने अपना वीडियो लगाया कि आप हमारा समर्थन नहीं ले सकते हैं, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित नहीं होगा, आपको प्रस्ताव पारित करना है, कहिए बहुमत से पारित हुआ। तो मैं जानता हूं राजीव जी तमाम चेहरों को, मैं खुलकर नाम लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो व्यक्तिगत बातें हो जाती हैं। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, तो मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन इन अपराधियों को भी माफी जरूर मांगनी चाहिए जिन्होंने अन्ना के आंदोलन को आंदोलन बनाया, 250 लोगों के आंदोलन को, और उस सिविल सोसाइटी को। राजीव जी, ये सिविल सोसाइटी नहीं, ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया था।